Okay, hello students, कैसे हैं आप लोग? I just hope you are good. You are doing great actually. ठीक है, तो ये लाइट सीरीज बहुत लंबी जा रही है आप लोग को ऐसा। आई मीन आई गॉट दिस फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स की देयर टू मेनी लाइक लॉट ऑफ वीडियोस फ्रॉम द पर्टिकुलर सीरीज। बट स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपको मैं आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट वेरी in depth. So basically the reason behind making so many videos is that कि हर टॉपिक को आप अलग से अच्छे से एम्फेसिस करो, उसको समझो। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग सेपरेट वीडियोस फॉर लाइक एवरी टॉपिक और एवरी सेक्शन दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, so this video is particularly the last video, theoretical video of this series, light series. Okay, after that what we'll be having is a revision video. Then we will have a let's say this solving question numerical video. Then we'll have a strategy videos. Okay, so that's what we are going to have from now. So this will be a theoretical based video today. Okay, so let's enjoy the video because आज का वीडियो पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है। एंड बहुत मजा आता है यार एप्लीकेशन बेस्ड वीडियो में। तो बहुत मजा, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड स्टडीज का मजा ही अलग होता है, क्योंकि आपको पता चलता है क्यों अच्छा होता है। बिकॉज व्हाट यू ऑब्जर्व इन लाइफ, व्हाट यू ऑब्जर्व अराउंड यू, उसका रीजन आपको साइंस से कनेक्ट आप करते हो। आप यू जस्ट कनेक्ट योर डेली ऑब्जर्वेशंस विद द साइंस. So when you do it and when you know the answer, when you see, curiosity means everything. When you have curiosity that why this is happening, then science gives you the answer. So this chapter is also all about it. This session is all about it. Okay, chapter 11 of your textbook. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग. So I welcome you all to this the channel. Let's crack CBSE 9th and 10th by An Academy. Okay, so let's crack it. A short introduction of myself. Hello, my name is Trijan and I have done my BTech in computer engineering. Okay, and I have mentored and I have teach students of class 9th and 10th for their board examination. Okay, and particularly for CBSE and ICSE board. But in this video, we will be just covering the CBSE syllabus. Okay, so okay, so moving on, the today's video topic is the human eye and the colorful world. तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड. मैंने बार बार ये लाइट के आपको सिलेबस में हर पिछले वीडियो में लाइट का सिलेबस दिखा था. तो उसमें पहला मैंने रिफ्लेक्शन पार्ट रखा था, दूसरा रिफ्रैक्शन एंड थर्ड वाज एप्लीकेशन. रिफ्लेक्शन के बहुत वीडियोस हो चुके हैं, उनके क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए. एनसीईआरटी में जो भी 10th चैप्टर क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं. अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 पे. बच्चों, इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा ऑल्टर किया गया है सीबीएसई के थ्रू. ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स हैं, जो कुछ टॉपिक्स हैं इसको उनको डिलीट कर दिया गया है एंड कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में है. द प्रॉब्लम इज दैट कि जो डिफरेंस इन लोगों ने किया है कि नया सिलेबस दिया है और जो डिलीट किया है, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं जो कि ओरिजिनल सिलेबस में. तो दैट डिफरेंस इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है. ठीक है, एंड द मोस्ट द वन टॉपिक दैट हैज कम इन कंफ्यूजन इज द ह्यूमन आई. ठीक है, अब जो डिलीट किया गया है उसमें लिखा है कि use of lens in human eye, something like that. So basically they have mentioned that is to be a deleted topic. लेकिन human eye को directly उन लोगों ने delete ऐसा किया है, ऐसा नहीं लिखा है. So क्या करेंगे, human eye हम लोग कवर करेंगे towards the end of the video. ठीक है, now I would always suggest कि आपको आपके स्कूल से जैसा नोटिफिकेशन मिलता है अबाउट द सिलेबस, प्लीज फॉलो इट. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक दैट हैज बीन एडेड टू द न्यू सिलेबस, आई मीन दैट इज द इन द न्यू सिलेबस, we'll just discuss that as well in this video. Okay, so let's start. So this is the revised syllabus of 2020-21 batch. So what we have to study all about is, see, just a minute, friends. So what we have to study is about refraction of light through a prism. So we will be seeing what happens when a light passes through a prism. What is a prism, that also I will tell you.
what is dispersion of light. So we'll see what is the, dispersion of light, then what is scattering of light, and then application in daily life. Now if you say this application is daily life, now it's a very huge term, application in daily life. मतलब आप कितने भी एप्लीकेशन निकाल सकते हो, बट हम उन्हीं एप्लीकेशन पे लिमिटेड रखेंगे जितनी आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है. तो वी विल सी ईच एंड एवरी एप्लीकेशन ऑफ इन डेली लाइफ. ओके, so let's start the video. Let's start the lecture. So I welcome you to Unacademy. That's India's largest e-learning platform. और यार e-learning platform है और largest बना है आपकी वजह से. So I always thank you in every video. I thank the students for showing their trust in Unacademy, and I always assure you that when you have given your time and your trust to Unacademy, then believe me, you are at the right place. You are in the right hands, right? So always I say that you have chosen the right path to your studies, to your career. But one thing that makes you more closer to towards getting good marks or good achieving good score in your examination is getting the subscription of an academy. And why I suggest you is because then you get the chance to interact with your faculties, with your educators. So that gives you a step forward to towards solving your doubts, your studies, because you can directly ask your questions to your teachers on the application. Okay, and what are the major benefits that you get out of an academy subscription? The first thing is live classes. So students, you get to you get daily life classes. Daily life classes में क्या होता है कि हम लोग पढ़ाते हैं, obviously we teach you in that classes as well, but what is additional in that is that you get to interact with the teachers. Okay, so that is a very important part. That आपको ऐसा लग रहा हो कि चलो इंटरेक्शन से क्या होगा, but that is the most important part students, कि आप टीचर से इंटरेक्ट करो, उनसे अपने डाउट्स पूछो, टीचर को भी आपके बारे में पता हो कि हाँ ये स्टूडेंट मेरे क्लास का है, तब तो उसको थोड़ा एम्फेसिस दे पाएगा. ऐसे तो वी मेक अ जनरल video for the students, but when we know the students की कौन स्टूडेंट है, उसका क्या strong points है, क्या weak points है, where they need to work upon, then we can provide you a personal guidance, personal motivation for your examination, right? So that is the benefit you get out of daily life classes. The second is live tests and quizzes. Students, live tests and quizzes, I always say कि आपको आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करने में बहुत हेल्प करता है. आप अपने प्रिपरेशन में कहाँ स्टैंड करते हो, वो चीज आपको बताने में वो हेल्प करता है. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इवेल्युएट योर स्ट्रेटेजी, इफ यू इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस, दैट व्हाट आर यू डूइंग. आप इतना अपनी टाइम एंड एनर्जी आप अपनी टाइम एंड एनर्जी लगा रहे हो किसी काम में, और उसका रिजल्ट आप एनालाइज नहीं कर सकते ना, बिकॉज वो पेपर एक ही बार होगा बोर्ड एग्जामिनेशन को. वैसा नहीं है कि आप दो के इम्प्रूव करते जाओगे, नो, दैट विल हैपन जस्ट वंस, सो यू हैव टू कीप इट इन जस्ट वन शॉट. लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको प्रिपरेशन के लिए उस चीज को हम लोग उस चीज को हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि उस एग्जाम को पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाट यू गेट आउट ऑफ डेली लाइफ एंड टेस्ट एंड क्विजेस. So that's what happening in test and quiz, and you evaluate your performance. You get to know कि आपको क्या ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, किस चीज में आप बहुत स्ट्रांग हो. So you just need to revise that topic once. Okay, so that you get to know from the live tests and quizzes. Now what next is structured courses. But your structured courses is the course structure that Unacademy has generated for you. So you won't find it on the any online site or on the channel that we are teaching here. So that you will be getting there. So that's because Unacademy keeps the things exclusive, because आपको पता तो चल जाएगा. आप मान लो Unacademy has published this structure, the course structure on somewhere on the website, but उसको फॉलो करने के लिए तो आपको हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी पड़ेगी ना. अब तो we don't want to make a loss of yours. ठीक है, वो हम नहीं करना चाहते, इसलिए वी टेल यू दैट टेक द कंप्लीट थिंग, टेक द कंप्लीट पैकेज, जिसमें आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, आपको स्ट्रैटेजी भी मिल रही है, आपको क्विजेस भी मिल रहे हैं. तो ये एक इंटर रिलेटेड पैकेज होता है बच्चों, इसलिए हम लोग इसको एक पूरे एक कॉम्बिनेशन में आपको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इसका एक पार्ट भी आप लोगे तो हो सकता है कि दैट डजंट हेल्प यू दैट वे. ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में क्या होता है कि द कोर्स आर स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, टू गो थ्रू the course structure, to go through the syllabus. So that is the structured courses that we are offering you.
The next thing is you have unlimited access to all the contents. Unlimited access to all the course content. आप कोई लाइव क्लास मिस कर जाते हो किसी भी वजह से, आपको फिर से वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का चांस मिलता है, ठीक है। एंड what so and you can access any of the course content at any place, at any time, at any device, okay। so वो आप कर सकते हो, you have that benefit with you, and what you are paying, the cost of the subscription starts at just rupees 888 per month, okay। so we will discuss the subscription part later in the video, right? So we'll just move ahead. As I mentioned, you will be getting live classes. These live classes, students, are scheduled at different times by different teachers, okay, and different subjects. So what is the best part? That it is शेड्यूल्ड एट अ कन्वीनियंट टाइम फॉर यू, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ भी टाइम पे शेड्यूल किया जाता है, तो इट्स ऑलवेज केप्ट इन mind that yes, students have to attend and they attend it with convenience। so ये हमारा live classes होते हैं, ठीक है। you get the chance to prepare with top educators and that's a very good part you are getting here, students, because यहाँ पे top educators जो होते हैं उनकी experience बहुत ज्यादा होती है। so out of their experience they tell you that they tell you their experience, their techniques and their strategy, their what they have learned through, क्योंकि learning is a continuous process, it never stops। ऐसा हम टीचर बन गए तो इसका मतलब नहीं है कि हम लर्न करना बंद करते हैं। तो learning is a continuous process। we learn how board is giving you questions, how board is framing questions। so now these experienced teachers, they tell you that how what type of question you would be facing in your board examination। so that's the benefit you get from is getting prepared with the top educators, okay। now the next thing is comprehensive syllabus। so comprehensive syllabus, students, comprehensive syllabus, as I told you about the structured course, it's related to the same part। so going in more detail of structured courses is comprehensive syllabus। we have divided the subjects into courses। so ये courses में हमने डिवाइड कर दिया है ताकि आप उसी हिसाब से आप उसी वे में उसको स्टडी करो, ठीक है। आप कोर्सेज को एक कोर्स कंप्लीट करो फिर दूसरे कोर्स में जाओ। so that makes a series of courses that you complete and then you complete the entire syllabus in step wise, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज हम चैप्टर 1 करें फिर चैप्टर 10 करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। so we complete all the courses in a structured or say comprehensive way by covering all the courses, okay। students it would be very convenient for you if you download the Unacademy learning app, जिससे आप जितना भी कोर्स कंटेंट है वो आप अपने मोबाइल डिवाइस पे स्टोर कर सकते हो। तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, बिकॉज व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर लाइक से फाइनल टाइम रिवीजन, तो आप बस अपना फोन देख सकते हो एंड देन आपको दिख जाएगा, आपको जितने भी नोट्स हैं आपके, जो भी आपके मान लो कुछ पॉइंट्स आपने अपने फोन में हाईलाइट कर सकते हो। दैट ऑल द बेनिफिट्स दैट यू गेट ऑफ द application, out of the application। so I always suggest you to download this application from the Play Store, ठीक है। इसके बाद हमारा टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल है जो कि जिसका मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, ये लिंक है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली ब्राउजर के URL बार में डालो या फिर सीधे आप इस Quest 10 CBSE आप टेलीग्राम ऐप के search bar में डालो and then you will get the channel। if you can join the channel, these are the 3 steps that I have mentioned here। आप जब channel join करते हो you get updates about every new video that is coming up on the YouTube channel of Let's Crack CBSE 9, 10, 10, ठीक है। so इसलिए आपको ये बहुत बेनिफिट रहता है आप अगर ये चैनल ज्वाइन करते हो, तो यू गेट अपडेट फ्रॉम ईच एंड एवरी एजुकेटर। दे टेल दैट okay they are going to conduct quizzes, they are going to upload this video, they are going to take these special classes। so whatever updates and notification, you get it on the Telegram application channel, okay। so talking about the subscription that I told you earlier, I mentioned it about 888 per month। बट अगर आप यहाँ पे लॉन्गर ड्यूरेशन प्लान्स के लिए जाते हो लाइक फॉर 36 मंथ्स और फॉर 48 मंथ्स, तो यहाँ पे और जो पर मंथ कॉस्ट होती है वो और रिड्यूस हो जा रही है। so that is why I always tell you कि go for a longer duration plan, and especially for you see this 12 months plan at least that covers a one academic year। one academic year का बेनिफिट ये होता है ना बच्चों कि आपको एक पूरा academic year का प्लान आप लेते हो, उस हिसाब से आपको कोर्स का कंटेंट स्ट्रक्चर किया जाता है और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करने का भी टाइम मिलता है। अगर मान लो हमने कोर्स को स्ट्रक्चर किया है 12 मंथ्स के लिए, आप उसको 6 या 1 मंथ में कैसे कवर करोगे? दैट्स इम्पॉसिबल टू कवर ऑल द कंटेंट्स। उसके लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, वो भी फिर भी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर आपने कवर कर भी लिया तो आपका माइंड फिर बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा, तो दैट्स नॉट गुड फॉर
for yourself. For yourself. So that is why I'm telling you, go for a plan at least for one academic year, and then it's your choice. If you want it for like 10th 11th 12th combined चाहिए तो आप 36 months कर सकते हो, 9 10th 11th 12th combined चाहिए आप 48 months के प्लान के लिए जा सकते हो, ठीक है, ओके। और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप लंबे ड्यूरेशन प्लान पे जाते हो आपका पर मंथ कॉस्ट भी रिड्यूस होते जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स अ बेनिफिट दैट यू गेट हियर। इफ यू थिंक दैट दिस price particularly 28,000 or 22,000 or 13,000, this is you are not able to pay it in one go, or your parents are finding it difficult to pay the entire amount in one time, then you can, or definitely you have the option to break into EMIs and then just pay into the installments. So that's the option you have here, okay। And plus one more benefit you have is if you use this code Srijan, then you get additional 10% off, ठीक है। आप ये कोड यूज करते हो सृजन, तो देन व्हाट हैपेंस दैट यू वुड बी गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम मी as far as my subject is concerned, and then the other educators that are in the Unacademy. So if you definitely use this code Srijan, that gives you a discount, ठीक है, of 10% on the spot. So students, we'll just move into the chapter, ठीक है। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं कि हमें इस एप्लीकेशन बेस्ड वीडियो में क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स। So let's just start. So let's crack it. Okay, the first thing is refraction of light through a prism. Prism क्या होता है वो देख लेते हैं। तो प्रिज्म को जैसे एक लेंस होता है ना, लेंस क्या होती है, ऑप्टिकल डिवाइस होती है। ऑप्टिकल डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लाइट के, हम लोग कोई भी डिवाइस क्या होता है कि किसी चीज को स्टडी करने के लिए या कोई चीज फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो काम आती है, दैट इज ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल मतलब रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स मतलब लाइट। तो जो भी लाइट के प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए या लाइट की फंक्शनिंग में कोई चीज काम है, उसको हम लोग ऑप्टिकल डिवाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिकल प्रिज्म जो है कुछ ऐसे शेप का होता है जो आपके स्क्रीन पे आ गया। तो ये प्रिज्म होता है, इसमें जो है दो ट्रायंगुलर सर्फेसेस होती हैं। ट्रायंगुलर सर्फेस मतलब ट्रायंगल। तो आप ये देखो, ये जो सर्फेस है हमारी, ये सर्फेस, ये ट्रायंगुलर सर्फेस है पहली, ठीक है, और ये दूसरी ट्रायंगुलर सर्फेस इस साइड की तरफ है, ठीक है। तो ये दूसरी ट्रायंगुलर सर्फेस है, और तीन रेक्टेंगुलर सर्फेस होती है। तो पहली रेक्टेंगुलर सर्फेस आप देख लो यहाँ पे है, ठीक है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगुलर सर्फेस। सेकेंड रेक्टेंगुलर सर्फेस आप देख सकते हो हमारे बेस में है, ठीक है, और थर्ड रेक्टेंगुलर सर्फेस ये वाली है, ठीक है। तो 1 2 और दिस will represent by this number। 1 is this the face, second is the base, and third is this the opposite side, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ वापस से प्रिज्म को, तो ठीक है, तो ये जो मैंने एक शेड कर दिया, ये देखो, ये मतलब ऐसे है, ठीक है। तो इधर रेक्टेंगल और इधर रेक्टेंगल होगा, तो ये दो साइड्स, नीचे बेस होगा एक रेक्टेंगल। तो ये तीन रेक्टेंगल, और इन तीन रेक्टेंगल के आगे और पीछे एक एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल तीन रेक्टेंगल, ठीक है। ऐसे बनता है हमारा प्रिज्म, ओके। सो प्रिज्म की डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। सो optical prism is a transparent optical element, optical device, whatever you say, optical element with flat polished surfaces that refract light, ठीक है, लाइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। जो प्रिज्म, हम लोग जब प्रिज्म के थ्रू कोई भी लाइट का फिनोमेनन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन लेके चलते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन लेके चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्शन का ट्रेंड कैसा होता है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, रिफ्रैक्शन के लिए ये प्रिज्म हमारे पास, मैंने इसको रखा, अभी इसको किस हिसाब से रखा, किस एंगल पर रखा वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसको बस मैंने ट्रायंगुलर फेस सामने रख दिया है। तो आपका इसके आप देखो तो इसके इधर आपका, मतलब अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो इस साइड पे आपका एक सरफेस होगा, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली इस साइड पे एक सरफेस होगी। ऐसे ये मैच नहीं कर पाएगा अभी डायग्राम, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, एक ये होगी और एक ये होगी, ठीक है। तो यहीं पे लाइट इंसिडेंट होगी और इधर से रिफ्रैक्ट करेगी। कैसे रिफ्रैक्ट करेगी वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि आप कैसे होता है रिफ्रैक्शन, एक बार देखते हैं, फिर इसको कंपेयर करेंगे अपने रेक्टेंगुलर स्लैब के साथ, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब हमने देखा था, ये भी ग्लास का ही बना हुआ है, लेकिन ये प्रिज्म है, वो स्लैब था। दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। ये एक प्रिज्म है जिसको हम लोग नाम देते हैं से ABC, ठीक है। अब एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है इन दिस वे। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रही है,
ठीक है, एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, नॉर्मल ड्रॉ करो ऑन द सरफेस, ये नॉर्मल हमारा ड्रॉ हो गया। अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद एयर कैसा है बच्चों, ऑप्टिकली एयर कैसा होता है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है, और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर ये होता है, मीडियम होता है। तो क्या होगा, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकल डेंसर जाने में आवर रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, मतलब लाइट को ऐसे जाना था, लाइट को बेसिकली ऐसे जाना था, लेकिन ये आपका नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। तो अभी ये मैं इसको इरेज कर देता हूं, बिकॉज विल हैव दिस डायग्राम अगेन, ओके। सो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हमारी लाइट बेंड हो गई। तो दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्शन दैट इज ऑकरिंग ऑन द फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्शन दैट इज ऑकरिंग हियर, ठीक है। तो अब now with the normal that you know, this is the angle of incidence, and with the normal of refracted ray, this is the angle of refraction. Okay, now second refraction is will occur again on this face of prism, because this is a glass and then again it's air. So again draw the normal, and now what will happen, since it's going from optically denser to rarer medium, so it will go away from normal, मतलब इसकी पाथ जो होनी थी वो लाइट की ऐसे होनी चाहिए थी, मतलब देखा जाए तो ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये नॉर्मल से अगर टुवर्ड्स नॉर्मल होती तो इधर जाती, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब कोई इधर साइड जाएगी। तो आप देखो किधर जाती है, देखो इधर की तरफ चली गई लाइट। अब आप बोलोगे कि जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म में हमारा रिफ्रैक्शन होता था, उसमें जो हमारी इमर्जिंग रे होती थी, इमर्जेंट रे होती थी, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल, भले डेविएट होती थी लेकिन पैरेलल होती थी, तभी हम लोग लैटरल शिफ्ट निकालते थे उसका। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो रे है इसके पैरेलल नहीं है। इसलिए पैरेलल नहीं है क्योंकि हमारा जो फेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो भी पैरेलल नहीं है। मतलब ये मैं अभी समझाता हूँ, ये हमारा प्रिज्म था, सॉरी ये हमारा स्लैब था, जिसके यहाँ पे इंसिडेंट होती थी और कहीं इधर से निकल जाती थी। मैं अंदर का डायग्राम अभी ड्रॉ नहीं कर रहा, चलो लेट्स कनेक्ट इट सम वे। What is this? तो अभी हमारा ये इरेजर, हाँ ओके। सो एक बार और मैं बना देता हूँ रेक्टेंगुलर प्रिज्म वाला, ठीक है, प्रिज्म वाला बना देता हूँ एक बार। तो ये देखो, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, सॉरी ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, यहाँ पे इंसिडेंट होती थी तो समथिंग यहाँ से ये निकलती थी, तो ये देखते थे ये लाइट का ट्रैक ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ से मिलती थी, तो ये हमारा लैटरल शिफ्ट है। लेकिन क्योंकि दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज पैरेलल टू दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट इज व्हाई दैट इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। लेकिन यहाँ क्या ए बी पैरेलल है क्या एसी के? ए बी है क्या पैरेलल एसी के? नहीं, ये नहीं है, एंड दैट इज व्हाई द इमर्जेंट रे इज नॉट। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंस ऑफ एंगल ई, दैट इज इमर्जेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों, जब हम दोनों नॉर्मल को, अब हमको क्या देखना होता है कि डेविएशन कितने एंगल से हुआ, ठीक है। वहां पे तो हम लोग लैटरल शिफ्ट देखते थे कि बेसिकली कि कितना, क्योंकि लाइन जब पैरेलल होती हैं तो हम लोग सीधे देख सकते हैं कि लाइन कितनी शिफ्ट हुई है पैरेलली, क्योंकि पैरेलल क्या है, आपकी दोनों लाइन पैरेलल चल रही है। अगर पहले आप मान लो, तो अब इससे इस लाइन की डिस्टेंस को हम लोग डायरेक्टली दोनों लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि लाइंस दोनों पैरेलल नहीं है, इसलिए हमको उसका एंगल देखना पड़ता है। एंगल कैसे देखते हैं? अगेन हम नॉर्मल जो दोनों रेस होती हैं उसका हम लोग पाथ ट्रेस करते हैं बैकवर्ड्स, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे इररिलेवेंट डेटा जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बना दिया है उसको मैं इरेज कर देता हूँ, और फिर हम लोग देखते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट, ये जो रे जानी थी इसकी ओरिजिनल ट्रैक ये है, ठीक है। और ये जो इमर्ज हुई है इसकी ट्रैक ये इधर से अपीयर हो रही है आते हुए, तो उसकी ट्रैक ये है। तो ये हो गया हमारा। तो जो ये एंगल फॉर्म होता है ना बच्चों इन दोनों रे के बीच में, ये एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द एंगल विथ विच द लाइट रे हैज बीन डेविएटेड व्हेन इट्स गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म। इसके अलावा जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, या एबी और एसी हमारे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको और हम थोड़ा डिटेल्ड एक डायग्राम में देखते हैं जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इंक्लूड की है, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ पे PQ हमारा जो है ये इंसिडेंट रे है, इसने एंगल I बनाया, ये रिफ्रैक्ट कर गई, ये एंगल R होगा यहाँ पे। रिफ्रैक्ट करने के बाद सेकेंड टाइम जब ये रिफ्रैक्ट किया तो ये इमर्जेंट एंगल E बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमने पीछे प्रोड्यूस किया और इसको फॉरवर्ड प्रोड्यूस किया, तो ये जो एंगल हमें D मिला ये डेविएशन एंगल होता है, ठीक है। तो ABC एक, और ये एंगल जो है हमारा ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ठीक है। तो देखो PE इज द इंसिडेंट रे, so P से E तक हमारा इंसिडेंट रे, EF इज द रिफ्रैक्टेड रे, EF ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और जैसे मैंने बताया था कि ये जो नेक्स्ट रे होगा ये हमारा इमर्जेंट रे होगा, तो FS इज इमर्जेंट रे, ठीक है। ये इमर्जेंट रे, अब इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं वो है ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, या एंगल ऑफ इमर्जेंस है। जो नए दो एंगल्स आते हैं वो आते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस ऑफ द प्रिज्म, और एंगल ऑफ डेविएशन होता है द एंगल with which the light ray has deviated from while getting refracted in the prism, ठीक है। that is all about कि what happens to light when it इसमें स्नेल्स लॉ भी फॉलो होता है, ठीक है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ये भी फॉलो होता है कि टुवर्ड्स द मीडियम, अवॉइड द मीडियम, मतलब सारे रूल इसमें रिफ्रैक्शन के फॉलो होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि द लाइट that emerges out of the prism is not parallel to the incident light, and that is why, because we have to find the deviation angle, otherwise हम लोग सीधे deviation का length निकाल देते थे by measuring the perpendicular distance between the incident and refracted ray, ठीक है। तो वो होता है lateral shift, तो यहाँ पे वो वहां होता था lateral shift, यहाँ पे deviation का angle है, that's the difference, okay। तो नेक्स्ट यू विल सी डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्शन मतलब क्या होता है ना, डिस्पर्शन मतलब होता है कि स्प्लिट करना लाइट को। तो आइजैक न्यूटन, ठीक है, आइजैक न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म लिया, ठीक है, और उस पे व्हाइट लाइट जो होती है उसको हमने, आप कहते हो, इंसिडेंट करवाया, ठीक है। फिर उन्होंने एक स्क्रीन पे उसको ऑब्टेन किया रिफ्रैक्टेड रे, देन ही फाउंड दैट देयर वाज मल्टीपल कलर्स स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है ना बच्चों, स्पेक्ट्रम एक बहुत भारी वर्ड लगता है यार, स्पेक्ट्रम क्या, ऐसा नहीं है। स्पेक्ट्रम मतलब होता है आपका बैंड किसी चीज का, ठीक है। तो जैसे कि हमारी जो जैसे विजिबल रेंज एक, जैसे मान लो आप लाइट का स्पेक्ट्रम होता है तो उसमें एक विजिबल रेंज होता है, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेंज होती है, एक्सरे होता है, तो ये मतलब ये एक बैंड ऑफ लाइट, मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लाइट की है, ठीक है, जो हमको पता चलती है। साउंड का अगर देखो तो आप, ठीक है, बट साउंड को मत रिलेट करो यहाँ पे, वी वोंट गो देयर। तो स्पेक्ट्रम मतलब बेसिकली लाइट के जो बैंड बनती है, लाइट के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लाइट जिसमें स्प्लिट हो जाती है, तो जब बैंड ऑफ कलर्स दैट इज फॉर्म्ड इज नोन एज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वेवलेंथ। वो कैसे होता है हम अभी देखेंगे। तो क्या होता है जब भी प्रिज्म पे, तो ये हमारा ऑब्जर्व हुआ कि जो व्हाइट लाइट थी, या फिर जो ऐसे सनलाइट में भी हम लोग को जो सनलाइट होती है नॉर्मली व्हाइट दिखती है, ठीक है, तो जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर भी वो दैट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेनी कलर्स। तो वो कैसे होता है, दिस इज द फिनोमेना दैट हैपेंस। तो ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। इससे जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे स्क्रीन रखी, सबसे ऊपर ये हमने आपने तो बचपन से यार ये याद किया होगा, विबग्योर वाला, ठीक है, ठीक है, और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहाँ पे आई नहीं है, आई का मेंशन यहाँ पे नहीं है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस, ठीक है, व्हेन लाइट, तो ये स्पेक्ट्रम होता है हमारा लाइट का, ठीक है। इतने कलर्स में जो होती है लाइट हमारी स्प्लिट कर जाती है। अब रेड जो होता है वो टॉप पे होता है, ठीक है। अगर आप इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में ले रहे हो तो जो स्पेक्ट्रम इसका फॉर्म होगा उसमें रेड टॉप में होगा। याद रखना विबग्योर ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे मत लिखना, विबग्योर नीचे से ऊपर की साइड लिखते हैं, ठीक है। तो सी अभी यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, तो आई जस्ट राइट इट अगेन। तो आपका अगर ये जो है आपकी अगर इंसिडेंट लाइट जो है इस डायरेक्शन में, तो उसका जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा, ठीक है, सो दैट विल बी ऑफ नेचर विब गियर, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो ऊपर हमारा रेड आएगा, देखते हैं यहाँ पे इतने कलर्स अवेलेबल हैं क्या। फिर हमारा ऑरेंज आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा येलो, यहाँ पे विबग्योर की फॉर्मेट येलो इज नॉट दैट विजिबल, ओके। येलो के बाद हमारा आएगा ग्रीन,
ग्रीन के बाद आएगा हमारा ब्लू, देन वी हैव सी इंडिगो और वॉयलेट में बहुत कंफ्यूजन होता है, रास्ते समझ में नहीं आई दैट कलर डिफरेंसेस। तो ऐसा कुछ हमारा रेनबो फॉर्म होता है इन द सेम वे। तो दिस इज द स्पेक्ट। इसमें क्या होती है बच्चों, जो रेड की जो वेवलेंथ होती है, आप याद रखो वेवलेंथ का आपको बहुत डिटेल में अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन वेवलेंथ जो होती है रेड की हाईएस्ट होती है और वॉयलेट की जो होती है वो लीस्ट होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये रेड का एक स्पेक्ट्रम होता है और एक ब्लू स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं, ये दो तरह के स्पेक्ट्रम देखिए, क्योंकि रेड एक्सट्रीम पे है, रेड और वॉयलेट जो होता है वो ब्लू का ही एक कंस्टिट्यूएंट कलर होता है, ठीक है। इसलिए हम दो जो एक्सट्रीम दो वेवलेंथ लेते हैं वो रेड और ब्लू की लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्लू क्योंकि बीच में लाई करा तो आप बोलोगे कैसे लीस्ट हो गया, नहीं, क्योंकि वॉयलेट भी ब्लू का एक कंस्टिट्यूएंट कलर होता है, दैट इज व्हाई इट इज टेकन टू बी द लीस्ट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का लीस्ट वेवलेंथ होता है वो ब्लू पे, ब्लू का कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। अब तो वो लोग इन जनरल ब्लू लेते हैं। क्या होता है जो ये हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ लाइट में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्पर्शन में क्या होता है, जब व्हाइट लाइट हमारी आती है प्रिज्म पे, तो वो जब रिफ्रैक्ट करती है ना, तो उसके जो कितने भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। आप मान लो कि जैसे कि आप एक फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट देख लो, आपने 9th में पढ़ा होगा फिल्ट्रेशन। अगर हम एक वाटर है, मान लो वाटर में मैंने इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मिलाए, जैसे इनसॉल्युबल मतलब वाटर में सॉल्युबल, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और वो डिफरेंट साइजेस के हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज के, मतलब सैंड है, उसके बाद लेट से कुछ और मटेरियल है, 5 मटेरियल्स हैं जिनको डिफरेंट साइजेस के हम लोग वाटर में मिक्स कर दिया, जो कि इनसॉल्युबल है, दैट नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर। अब हमने क्या किया कि उसके वो इससे पहले कि वो सेटल कर जाए, हमने क्या किया, उसको फिल्टर्स के थ्रू पास किया, ठीक है। तो जो सबसे मान लो उसमें हमने कंकड़ जो स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे वो भी डाल दिए, तो पहला फिल्टर जो होगा वो उसका साइज थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, मतलब उसके जो जिससे पास करेगा वाटर, उसके जो साइज ऑफ दैट फिल्टर होगा दैट विल बी लार्ज। तो वो क्या करेगा, उससे सैंड तो पास कर जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारे जो बड़े बड़े स्टोन्स हो जाएंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड लेवल ऑफ फिल्टर होगा, उसमें और उससे जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, लेकिन फिर फाइन पार्टिकल, ऐसे करते करते जो सबसे फाइन पार्टिकल होगा वाटर का, उसके लिए सबसे फाइन फिल्टर चाहिए होगा, ठीक है। मतलब कि क्या था कि पानी में हमने जो पार्टिकल्स डिसॉल्व कर दिए हैं उसको अलग करने के लिए अलग अलग फिल्टर चाहिए, क्योंकि वो पानी, वो पूरा सॉल्यूशन जो हमने बनाया था, बेसिकली वो सॉल्यूशन बनाया था उसका, हमारा ये सॉल्यूशन बोलो सस्पेंशन बोलो, उसका जो था उसका पार्ट थे ये सब, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉल्यूट्स एंड द वाटर। तो ऐसे ही व्हाइट लाइट के पार्ट्स होते हैं, और जब उनको ये फिल्टर, कॉमन फिल्टर प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है बच्चों, तो क्या होता है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग होती है, तो उसका जो एंगल होता है डिस्पर्शन का वो भी चेंज हो जाता है सबका, ठीक है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे कम डिस्पर्स होता है, ठीक है। क्योंकि जिसकी वेवलेंथ कम होती है, ये ध्यान रखना, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसको मॉडिफाई करना इजी होता है, इतना याद रखो। इसलिए क्योंकि वॉयलेट की और इंडिगो की और ब्लू की वेवलेंथ सबसे लीस्ट होती है, इसलिए उनको डिस्पर्स ज्यादा किया जाता है, तो दैट इज दे गेट डिस्पर्स्ड बाय अ ग्रेटर एंगल। क्योंकि आप अगर यहाँ पे सबके सरफेसेस पे नॉर्मल बना दोगे तो आप देखोगे कि हाँ यहाँ भी एक सॉरी आप एक नॉर्मल बना दो तो आप देखोगे कि ये जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वॉयलेट है ये रेड से बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज बिकॉज की रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इफ वेवलेंथ इज मोर, यहां पे लिखता हूं, इज वेवलेंथ इज मोर देन डिस्पर्सन इज लेस। डिस्पर्शन कह लो या डेविएशन कह लो, डेविएशन इज लेस। डेविएशन डिस्पर्शन हटा दो, एक्चुअली डेविएशन इज लेस, तो मतलब जिस कलर की उस व्हाइट लाइट के कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका डेविएशन एंगल कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है, ये पूरे को मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं अभी। इस वीडियो में मैंने कुछ थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट भी रखा है, थ्योरी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जो मैं सिर्फ रीड आउट कर दूंगा, उसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो ये देखो अभी हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन टू प्रिज्म, तो ये होगी इंसिडेंट लाइट, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे एक्सटेंड, ठीक है। इसको हम लोग चलो थोड़ा जूम करते हैं, अभी जूम हो गया था ना आई गेस, ठीक है, ये हो गया जूम। अब मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखो ये जो हमने कर दिया ये हमारी हो गई, क्या हो गई, ये इंसिडेंट लाइट को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया। अब हम लोग अगर इस जो रेड वाली लाइट है उसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो एक एंगल बनेगा,
और जब हम लोग, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद हम लोग वहां पे कंपेयर करते हैं। तो ये रेड को मैं पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ और मैं वॉयलेट को पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना, ठीक है। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं इन दोनों एंगल्स को। तो देखो, ये एक एंगल है और एक ये एंगल है, कौन सा एंगल आपको बड़ा दिख रहा है? ये ब्लू का एंगल है, यही बड़ा है, और ये रेड का एंगल छोटा है, ठीक है। ये रेड कलर थोड़ा यहाँ पे पिंक दिख रहा है, बट कंसिडर्ड टू बी रेड, ठीक है। मैंने वो स्पेक्ट्रम आपको बना के दिखाया था। तो ये रेड का जो डेविएशन होता है वो कम होता है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड बैंड इज लेस एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट बैंड इज more, and likewise the wavelength of red is more and wavelength of violet is less। इसका और भी क्या एप्लीकेशन होता है, मैंने आपको बताया, जिसका वेवलेंथ कम होता है ना उसको मॉडिफाई करना इजी होता है। तो ये क्यों होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। इसके पहले थोड़ी थ्योरी है। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। मतलब ये जो व्हाइट लाइट है हमारी, ये व्हाइट लाइट है, इसका जो बैंड ऑफ कलर्स फॉर्म हुआ है, यानी कि ये जो बैंड ऑफ कलर्स फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट व्हाइल द वायलेट द मोस्ट, thus the rays of each color emerges along a different path and becomes distinct। तो यही मैंने सबको सैंड के बारे में बताया था। सैंड के अब वो फिल्टर को हम लोग अलग अलग रख देंगे तो दिख जाएगा पांचों के साइज, किस किस साइज के पार्टिकल्स हैं, तो पांचों अलग अलग हो जाएंगे। वैसे ही क्योंकि डिफरेंट एंगल से डेविएट करते हैं, तो स्क्रीन पे जब हम लोग ऑब्टेन करते हैं तो इनका पाथ क्योंकि डिफरेंट एंगल से प्रोड्यूस रिफ्रैक्ट किए हैं, इसका मतलब ये लोग डिफरेंट पाथ पे ट्रेवल करेंगे। अब डिफरेंट पाथ पे ट्रेवल करेंगे तो जो रिजल्टेंट स्क्रीन पे इनका इमेज आएगा उसमें हमको डिस्टिंक्ट कलर्स दिख जाएंगे। तो दैट इज द रीजन कि क्यों व्हाइट लाइट, आई मीन व्हाइट लाइट जो है स्प्लिट, व्हाइट लाइट कलरफुल क्यों दिखती है प्रिज्म से पास होने पे, ये दिस इज द रीजन। तो दिस इज द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ओके, द नेक्स्ट थिंग, अच्छा एक और चीज हुआ था, रेनबो है नेक्स्ट थिंग आपको दिख गया होगा। एक और चीज हुआ था, ये न्यूटन एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने एक प्रिज्म में तो पहले ऐसे रख दिया था नॉर्मल, दैट वी आर ऑब्जर्विंग राइट नाउ, तो वैसा एक प्रिज्म रख दिया था, ठीक है। तो इससे हमने पास कराई लाइट को, मान लो, तो इससे बना हमारा स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इस स्पेक्ट्रम को उन्होंने फिर से वापस से दे दिया था इसको, ठीक है। तो जो फिर एक इमर्जिंग, तो ये फिर से हमारी व्हाइट लाइट मिली थी उनको, और इन्होंने ये सनलाइट के साथ किया था। तो देन ही केम टू द कंक्लूजन कि सनलाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 7 कलर्स, ठीक है। और उसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है, रेनबो, जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो रेनबो कैसा होता है, रेनबो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। रेनबो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे इसकी डायग्राम आपको दिख रही है, डायग्राम में समझाऊंगा आपको कैसे होता है। ये रेनबो उल्टा बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने बताया था आपको, रेड जो है वो टॉप पे होता है और वॉयलेट जो है वो टुवर्ड्स दी बॉटम। सो अगर ये रेनबो बन रहा है तो रेड यहाँ होगा, वॉयलेट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उल्टा, मतलब ये जस्ट टू गिव दैट इफेक्ट ऑफ रेनबो यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट ओके, हाँ, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। अच्छा ये अभी हटा देता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। रेनबो जो होता है बच्चों, वो नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ग्लास प्रिज्म से जब सनलाइट पास करती है तो हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर सॉरी स्कैटरिंग बोल रहा हूँ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट देख पाते हैं। स्कैटरिंग इज अ टोटली डिफरेंट फिनोमेनन, वो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देख पाते हैं कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैसे हो रहा है। तो आखिर हमारे जो नेचुरल स्पेक्ट्रम हम बोल रहे हैं, तो नेचर में प्रिज्म कहां से आ गया भाई, नेचर में प्रिज्म कहां रखा गया? तो आपको रेनबो कब दिखता है? रेनबो नेचुरली आपको अगर देखना पड़ता है तो उस समय ऐसा कभी कभी होता है कि दिन में बारिश होती है और फिर तुरंत क्लाउड्स क्लियर हो जाए और सन आ जाए, तब आपको रेनबो फॉर्मेशन दिखता है। तो उस समय क्या होता है बच्चों की, बारिश होती है, the tiny water droplets are still in the air, they are still suspended in the air, और उसी में सन आ जाता है। तो what happens that light comes from sun और वो इन tiny droplets पे फॉल करती है, एंड देन दिस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर एक्टिंग लाइक अ प्रिज्म। तो वो रिफ्रैक्ट कर देता है, वो डिस्पर्स कर देता है इस पूरे लाइट को, और फिर स्पेक्ट्रम फॉर्म हो जाता है जो हमको दिखता है पूरे जो हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम, जो रेनबो हमको दिखता है, वो दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सनलाइट आ रही है, ये हमारी रेन ड्रॉप है। तो दीज आर टाइनी रेन ड्रॉप दैट आर स्टिल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। तो इसमें हमारी
सनलाइट एंटर करती है, यहीं पे रिफ्रैक्ट कर जाती है, तो आप देखो यहाँ पे रेड ऊपर आ गया, वॉयलेट नीचे आ चुका है, और फिर इसके इस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, ठीक है। नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ मिरर, यहाँ पे ये लेंस की तरह काम किया, यहाँ पे नाउ इट विल एक्ट एज अ मिरर, और फिर ये अब यहाँ से निकलेगा, फिर और ज्यादा इसमें रिफ्रैक्शन और फिर रिफ्रैक्शन होगा, एंड देन व्हाट वी गेट हियर इज दिस, व्हाट वी ऑब्जर्व, ये हमें दिखता है, एंड दैट इज योर द रेड एंड वॉयलेट लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो दैट इज व्हाट विजिबल टू अस, द वाटर ड्रॉपलेट दैट डिस्पर्स द व्हाइट लाइट इनटू इन स्पेक्ट्रम। और भी आपको कैसे दिखता है, आप कभी गार्डनिंग कर रहे हो सनलाइट में, तो जब आप ऐसे कभी आप क्या करते हैं, हम लोग फोर्स बढ़ाने के लिए मतलब जो पाइप से वाटर आता है उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा टैप कर देते हैं, टैप करने से जो फ्लो होता है वो थोड़ा सा आई मीन थोड़ा स्कैटर हो जाता है, मतलब इट्स नॉट इवन। तो उस स्कैटर्ड फ्लो में आपको कोई दिखता होगा, आप लाइट की तरफ ऑब्जर्व करो तो आपको एक बैंड दिखती होगी फॉर्म होते हुए, दैट इज अगेन अगर कोई वाटरफॉल है या कोई ऐसे नेचुरल वाटरफॉल है उसके, तो द वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर रेनबो टू फॉर्मेशन इज कि सनलाइट जो है वो अपोजिट होना चाहिए, द सनलाइट शुड बी कमिंग ऑन इट, ठीक है। द सन शुड बी अपोजिट टू दैट ऑफ दिस रेन ड्रॉप, मतलब अभी रेन ड्रॉप में आया तो सन यहाँ पे होना चाहिए था, तब इसलिए यहाँ पे ताकि सनलाइट उस पे आए, दैट इज द मेन रीजन, ठीक है। तो बेसिकली सनलाइट is an important factor here. So a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower, which is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere that we have studied. Water droplets act like a small prism. जैसे मैंने बताया वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं. They refract and disperse the incident sunlight. अब इंसिडेंट सनलाइट जो होती है उसको रिफ्रैक्ट करते हैं, उसको डिस्पर्स करते हैं एंड देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, फिर इंटरनली इसको रिफ्लेक्ट भी करते हैं एंड देन फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई. मतलब ये सनलाइट आया, पहला रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ये हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है. इसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ एंड देन व्हाट इट ऑब्जर्व्ड इज द रेनबो और द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है. तो ये रेनबो के बारे में हो गया. अब जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों की, एटमॉस्फेयर जो हमारा होता है ना, एटमॉस्फेयर इज नॉट कंसिस्टेंट, वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, कई गैसेस पार्टिकल्स हैं, टेम्परेचर वेरी करता है बहुत ज्यादा, मतलब आप खुद ऑब्जर्व कियोगे हायर एल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर जो है घटने लगता है, प्रेशर की वेरिएशन होती है. तो ऑल दीज फैक्टर्स आर समवेयर लीडिंग टू चेंज द ऑप्टिकल डेंसिटीज इन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. टेम्परेचर, प्रेशर, आपकी गैसेस पार्टिकल्स, आपकी स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स, ये सब अलग अलग होने की वजह से हमारी जो ऑप्टिकल डेंसिटी हर लेयर की होती है वो चेंज होने लगती है. ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हुई यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन लेयर्स में चेंज होगी, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी यानी कि रिफ्रैक्शन होगा, एंड दैट इज वेयर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कम्स इन प्लेस. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट ऑकर्स नेचुरली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है. तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं और मैंने बताया जो टेम्परेचर वेरिंग है, तो देखो in the same atmosphere we have layers having different optical densities. The refraction of light caused by earth atmosphere is called atmospheric refraction, ठीक है. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन होता है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है. और ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है, बिकॉज अर्थ के एटमॉस्फेयर सेम एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर पे डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं. आप मान लो ये अर्थ है हमारा, जस्ट जनरल डायग्राम बना रहा हूं और ये इसके एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं. तो इन ये सब की अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज होंगी, ठीक है. इसका n अलग होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात कर लूं, इसका n1 होगा, n2 होगा, इसका n3 होगा, इसका n4 होगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है यानी कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट भी डिफरेंस होगी यानी कि रिफ्रैक्शन होगा. तो इसका एप्लीकेशन रियल लाइफ कहां देखने को मिल जाता है, ये तो थ्योरी पार्ट हो गया. इसका हमको देता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. Stars seems higher than they actually are and advanced sunrise and delayed sunset, ठीक है. एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये हमारा रियल लाइफ एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का. तो कैसे होता है, चलो इसको एक बार देखते हैं. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. स्टार्स क्यों ट्विंकलिंग करते हैं, देखो बच्चों क्या होता है कि स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन मान लो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है. तो स्टार्स की लाइट जब आती है हम तक, स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है. कीप इन माइंड. कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो प्लैनेट्स क्यों नहीं करते हैं. प्लैनेट्स इसलिए नहीं करते, देखते हैं अभी इस डिस्कशन के एंड में मैं वो मेंशन कर दूंगा. स्टार्स की लाइट आ रही है, ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं.
तो इससे क्या होता है कि ये बेंड होते होते ये बेंड हुई, ये पहुंची ऑब्जर्वर पे। तो फाइनली जो ऑब्जर्वर तक पहुंची, तो इसको जब हम यहाँ प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और मान लो कभी-कभी और भी, तो ये क्या होता है, और क्या होता है कि हर समय ये ऑप्टिकल डेंसिटीज चेंज होते रहते हैं बच्चों। ये कोई प्रिज्म या लेंस वहां नहीं रखा हुआ एटमॉस्फेयर में। दिस इज बिकॉज ऑफ द, मैंने बताया क्या, गैसेस पार्टिकल्स, स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये हर समय चेंज होता रहता है। ऐसा कभी कांस्टेंट नहीं रहता है किसी भी जगह का। आप देखो ना, आप खुद का आपके आप घर में बैठे हो, आपके शहर का टेम्परेचर हर समय चेंज होता रहता है, हर मोमेंट टेम्परेचर को चेंज होता है। तो वो तो आप कह लो इट्स आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर, द थिंग्स आर वेरी अनस्टेबल, हर समय वहां चेंज होता रहता है। तो क्या होता है, लाइट हर समय रिफ्रैक्ट करके आती है। तो इस एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, जब हम लोग मान लो बात कर रहे थे इस टाइम की, एट दिस टाइम t1, जब ये ऐसा रिफ्रैक्शन हुआ तो हमको स्टार यहां दिखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम t2। अब ऑप्टिकल डेंसिटीज चेंज हो चुकी हैं। अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन का जो डिग्री होगा वो कुछ चेंज हो जाएगा, तो हमको यहाँ दिखा, यहाँ से यहाँ पहुंचा लाइट। तो इसको जब हमने प्रोड्यूस बैक किया तो स्टार कहीं हमको यहाँ दिखा। तो ये जो चेंज इन पोजीशन है ना, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी नीचे, बहुत ज्यादा नहीं होता कि आपको स्टार एक बार आपके सामने दिख रहा है फिर किसी आपके अपोजिट साइड पे दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट देन वहां पे स्टार की पोजीशन की चेंज होती है, क्योंकि स्टार इतना दूर है ना, स्टार इतना दूर है कि उसका जो पोजीशन चेंज भी होता है वो भी इतना क्लोज दिखता है हमको कि इट अपीयर्स कि द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, एंड दैट इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्योंकि रिफ्रैक्शन होते होते लाइट इतनी हम तक जो पहुंचती है, उसको प्रोड्यूस बैक करने पे जो इमेज फॉर्म होती है वो डिफरेंट पोजीशन की होती है। और दैट इज द आल्सो रीजन फॉर द for the statement that the star appears to be higher than they actually are, because क्या होता है, यही इमेज देखो, ये स्टार है लेकिन इसकी इमेज यहाँ बन रही है, यानी कि थोड़ी उसकी हाइट आपको ज्यादा लगती है, लेकिन वो हम पता नहीं कर सकते, ठीक है, ये स्टार एक्चुअली कहाँ पे, उसकी हाइट कहाँ पे। तो दैट्स नॉट ऑफ समथिंग ऑफ आवर कंसर्न, बट देन व्हाई डज दैट हैपन इज बिकॉज of this refraction, atmospheric refraction, that is occurring when the light from the star is entering the atmosphere and getting refracted through different optical densities, ठीक है। तो ये हमारा होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो इसके बारे में भी कुछ मैंने स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, तो समझाने के बाद ही मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ना लगे कि मैं, क्योंकि आई पर्सनली डोंट आई डोंट लाइक एनीवन हु जस्ट रीड आउट द पीपीटीज इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, वो कोई भी करता हो, लेट इट बी, ठीक है। तो दैट आई डोंट लाइक, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन आई रीड आउट व्हाट आई हैव रिटन ऑन माय स्लाइड्स। See, the apparent position of a star is slightly different from actual position due to refraction of starlight by the atmosphere. So this is the रीजन। देखो आप यहाँ पे एक डायग्राम है, मैंने आपको बताया था कि ये आपका स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, और क्योंकि ये रे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग, सो एज वी मूव डाउन फ्रॉम द स्टार टुवर्ड्स द अर्थ, तो द ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस एंड देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये रिफ्रैक्शन होते 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 हमको यहाँ पे जब इसको प्रोड्यूस, तो ये बेसिकली फाइनली जो रे ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है ये वाली, इसको जब हमने प्रोड्यूस बैक किया तो अपेरेंट स्टार पोजीशन यहाँ मिली। तो दिस इज द रीजन कि हमको स्टार हायर दिखता है। और क्या होता है, क्योंकि ये ऑप्टिकल डेंसिटी जो इस बीच के लेयर्स की हैं, ये हर समय चेंज होते रहते हैं। आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ माय पेन, ये बिल्कुल कॉन्साइड कर जा रहा है इस जो हम लोग पहले से इंक, ठीक है। ये देखो, तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर की ऑप्टिकल डेंसिटीज है हरदम चेंज होती रहती है, इसलिए कभी स्टार यहाँ, कभी स्टार यहाँ पे, कभी स्टार यहाँ पे। तो ये जब कंबाइंड ये हम लोग देखते हैं, जैसे एनिमेशन होता है, एनिमेशन क्या होता है, एक इमेज होती है, उसको इमेज को बार बार हम चेंज करते आते हैं एज अ वेरी वेरी हाई रेट, जिसको हम लोग फ्रेम रेट, मतलब वो अब दैट इज अ पार्ट ऑफ एनिमेशन। तो उसको इतने जल्दी जल्दी हम लोग इमेज को चेंज करते हैं दैट अपीयर्स टू बी मूविंग। द सेम वे स्टार की पोजीशन इतनी जल्दी चेंज होती है दैट इट अपीयर्स टू बी twinkling. Now, when light coming from a star enters the atmosphere of Earth, it undergoes refraction or bending due to varying optical densities of air at various altitudes. ठीक है, ये various altitudes हैं, वेरियस हाइट्स हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये मान लो कम एल्टीट्यूड है या बहुत हाई एल्टीट्यूड है, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही है, एंड द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स द लाइट फ्रॉम द स्टार्स बाय अमाउंट फ्रॉम वन मोमेंट टू नेक्स्ट। मैंने क्या बोला, हर मोमेंट पे, हर इंस्टेंस पे ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होते रहती है एटमॉस्फेयर की, इसलिए एट एवरी मोमेंट द रिफ्रैक्शन इज इन अ डिफरेंट वे। तो द स्पीड ऑफ स्टार लाइट रीचिंग आवर आईज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। अब क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगी। इस वजह से क्या होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकल एट नाइट।
तो ये लगता है मुझे ये भी क्लियर होगा आपको, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ट्विंकलिंग ऑफ लाइट क्यों होती है। फिर से एक बार देख लेंगे फटाफट कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की लेयर्स की वो हर समय वेरी करते रहती है, और जैसे वो अर्थ की तरफ आप अप्रोच करोगे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होते रहता है। सो व्हेन द लाइट एक्चुअल लाइट दैट कम्स फ्रॉम द स्टार टू द ऑब्जर्वर, व्हेन वी produce that ray backwards towards the atmosphere, then we see apparent position of that star, and since the conditions are continuously changing, we see many apparent position of these stars, and these continuous changing apparent position of stars results in the twinkling of stars. ठीक है। now advanced sunrise and delayed sunset, ये क्यों होता है? एडवांस सनराइज मतलब सनराइज, एक्चुअल सनराइज जब हुई रहती है उसके पहले ही हमको लगता है कि सनराइज हो गया है। सनराइज को जज कैसे, मतलब हम लोग इवेल्युएट कैसे करते हैं, वो होता है हॉरिजन। ठीक है, तो अर्थ का वी हैव यू नो दिस इज एटमॉस्फेयर एंड देन दिस इज द हॉरिजन दैट यू आर सीइंग हियर, दिस इज द हॉरिजन। तो जब सन हमारा हॉरिजन पे होता है, आई मीन दैट इज डायरेक्टली वो अभी हमको यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जिसको ऑब्जर्व करना है कि भाई सनराइज हुआ है कि नहीं। तो देखो ना, ये इसको मान लो आप, ठीक है, तो ये अभी सन इसके नीचे ही है, बिलो द हॉरिजन। तो अभी क्या होता है कि अब क्या होता है कि अगेन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कम्स इन एक्शन। तो सन बेसिकली हॉरिजन के नीचे है अभी, देखो ना सन हॉरिजन के नीचे है, लेकिन इसकी रे ऑफ लाइट जो है जैसे एटमॉस्फेयर में एंट्री की यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, डेंसर मीडियम आया है, टुवर्ड्स द नॉर्मल आया, तो ये बेंड होकर ऑब्जर्वर के आई तक पहुंच गया। तो बेसिकली अब ऑब्जर्वर जब उस चीज को प्रोड्यूस बैक करेगा तो अपेरेंट पोजीशन सन का यहाँ पे आ जाएगा। तो सॉरी, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, हाँ। तो बेसिकली सन यहाँ पे है लेकिन उसका अपेरेंट पोजीशन यहाँ बन रहा है, दैट इज व्हाई 2 मिनट्स का डिफरेंस होता है, दैट दिस द डिफरेंस हियर क्रिएटेड ऑफ 2 मिनट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्चुअली सन जब हॉरिजन के ऊपर आया रहता है उसके 2 मिनट पहले से ही हमको ऐसा लगता है कि सन जो है हॉरिजन के ऊपर आ चुका है, देन दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब मान लो ये हॉरिजन है और ये हमारा सन है, तो सन अभी हॉरिजन के नीचे ही है लेकिन इसकी लाइट रिफ्रैक्ट करके ऑब्जर्वर तक पहुंच गई, तो हमको सन यहाँ दिखता है। तो दिस डिफरेंस ऑफ 2 मिनट्स। ठीक है, तो और बेसिकली यही सनसेट के टाइम पे होता है कि सनसेट के टाइम पे सन हॉरिजन के नीचे जा चुका होता है, फिर भी रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमको अपेरेंट पोजीशन उसकी हॉरिजन के ऊपर दिखती है। यही केस कंसीडर कर लो सनसेट के लिए, सनसेट के लिए आप कंसीडर कर लो। ठीक है, सनसेट के लिए तो क्या होता है, सन यहाँ पे सेट कर चुका है, मान लो हॉरिजन के नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी इसकी लाइट जो ऑब्जर्वर तक पहुंचती है और सन का अपेरेंट पोजीशन यहाँ मिलता है। ये भी डिफरेंस 2 मिनट्स का होता है। तो बेसिकली इन टोटल 4 मिनट्स का जो डिफरेंस होता है, 4 मिनट्स हमको एक्स्ट्रा सनलाइट मिलती है देन द एक्चुअल सनलाइट अवेलेबल टू दैट पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, ठीक है, तो उस पार्ट ऑफ अर्थ में बेसिकली 4 मिनट्स की एक्स्ट्रा सनलाइट मिलती है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। We'll just clear everything, and now I'll bring, when the sunlight is slightly below the horizon, then the sunlight coming from lesser denser air moves towards more denser air, refracted downwards, and it passes through the atmosphere. Because of this atmospheric refraction, sun appears to be raised above the horizon when it's actually below the horizon. ठीक है, and the same thing happens up for the sunset. The sun appears to rise early by 2 minutes, and for the same reason it appears to set late by 2 minutes. So this is the advanced sunrise and delayed sunset. This increases the day length of day for about 4 minutes. ठीक है, so this is the reason for advanced sunrise and delayed sunset. What now next we'll be getting is scattering of light. बच्चों scattering of light क्या होती है? आप लाइट देखो, कभी लाइट आपने टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा 9th क्लास में, उसको भी रिवाइज कर लेंगे। स्कैटरिंग ऑफ क्या लाइट क्या होती है, जो लाइट जो पार्टिकल्स एयर में होते हैं उस पे, अब क्या होता है कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल से लाइट रिफ्रैक्ट कर रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल से लाइट स्कैटर कर जा रही है। मतलब बेसिकली ओपेक पार्टिकल जो हमारे वो होते हैं इस एटमॉस्फेयर में, ओपेक पार्टिकल्स होते हैं, उस पर जब लाइट पड़ती है तो उसका पाथ जो है वो टेंड टू चेंज। ठीक है, तो उससे चेंज क्या होता है, उससे हमको दिखता है कि लाइट का पाथ कहाँ है, कि लाइट पार्टिकल्स व्हाट हैपन, दे स्कैटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज थ्रोइंग लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। तो लाइट के जो पार्टिकल्स, जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, फोटॉन, आई वोंट ओके फोटॉन्स को छोड़ो, तो लाइट के जो बेसिक हमारे पार्टिकल्स होते हैं दैट गेट्स स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, इन रैंडम डायरेक्शन। बेसिकली आप मान लो आप 2-3 बॉल ले लो, आप दीवार पे फेंको, तो क्या होगा, रैंडम किसी भी डायरेक्शन में तीनों बॉल स्कैटर कर जाएंगे। दैट व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज टाइम, यू नो, गेटिंग
लाइट इज ट्रैकिंग सम माइन्यूट पार्टिकल इन एयर। जैसे कि आप देखो ना, जब बहुत डस्ट रहता है आपके घर में, मान लो डस्ट, आपने डस्टिंग की है, तो जो सनराइज आती है उसकी पाथ आपको विजिबल होती है। टिंडल इफेक्ट है, लेकिन दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट इज स्कैटर्ड व्हेन इट फॉल ऑन वेरियस टाइप ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द पाथ। The color of scattered light depends on the size of scattering particles। मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट बोला था कि जो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसको मॉडिफाई करना कम होता है। मॉडिफाई करना डिस्पर्शन में भी था, स्कैटरिंग में भी आता है। स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है कि क्योंकि वेवलेंथ ब्लू की सबसे कम होती है, ब्लू सेक्शन की, मतलब वॉयलेट की सबसे कम होती है, तो वो स्कैटर ज्यादा कर जाता है। ठीक है, तो फाइन, और the fine particles scatter mainly blue light while particles of larger size scatter light of longer wavelength। मतलब अगर आपको longer wavelength की लाइट को स्कैटर करना है तो उसके लिए आपको लार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि लेकिन डस्ट पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को हम स्कैटर कर पाते हैं। अब इसका हम लोग जो एप्लीकेशन होता है वो देखते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट, मैं फिर से बताता हूँ, टिंडल इफेक्ट रिवाइज करना था। अच्छा, एक चीज भूल गया मैं, यहाँ पे आपको बोला था मैंने, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में प्लैनेट क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, प्लैनेट का क्या होता है ना बच्चों, प्लैनेट का जो प्लैनेट होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं हमसे। ठीक है, अब क्लोज होते हैं तो उनसे जो लाइट आती है प्लैनेट से, बेसिकली वो क्या होती है, वो भी रिफ्रैक्ट करती है। ठीक है, but then the amount of light that comes is very large because the planets are very close to Earth। ठीक है, तो amount of light coming from planets are is large। ठीक है, now what happens कि जो रिफ्रैक्शन होता है और apparent position होता है planets का, वो negligible हो जाता है। ठीक है, तो basically the apparent position of the planet gets negligible, उसका distance बहुत कम होता है, इसलिए वो हमको ट्विंकलिंग में नहीं दिखता है, वो हमको एज इट इज दिखता है। दैट इज व्हाई द planets do not twinkle because they are close to Earth and light coming from it they refract, but the apparent position of the planets are is negligible from the original position of planet। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या देखना था, हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट देख रहे थे। तो टिंडल इफेक्ट में वही होता है कि when the light strikes the particle suspended in air then the path of light is visible and that happens when there is a peephole, आप कह लो कहीं से आपकी वेंटिलेशन से जब सनलाइट आता है तो थोड़ा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, तो आपको पाथ ऑफ लाइट दिखता है। फॉरेस्ट में आपको दिखता है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनके बीच से आपको लाइट का पाथ दिखता है। दैट इज वायर यू आर ऑब्जर्विंग टिंडल इफेक्ट। अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट, हेटेरोजेनस हमको पता है ना, हेटेरोजेनस मतलब होमोजेनस और हेटेरोजेनस पता है आपको। आप बोलोगे यार 9th की बहुत चीजें आ रही है इसमें, बट ठीक है, क्या करना है, हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। हेटेरोजेनस मतलब होता है दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो वो उसको हेटेरोजेनस बोलते हैं। होमोजेनस मतलब इट इज जस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ वन कंसिस्टेंसी, इट इज ऑफ सिमिलर पार्टिकल। हेटेरोजेनस मींस डिफरेंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ हेटेरोजेनस मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट नेचर डेंसिटीज का मिक्सचर होता है। तो दिस पार्टिकल क्या इंक्लूड करते हैं, मान लो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, स्मोक है, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, ये सब चीजें होती हैं एटमॉस्फेयर में। When a beam of light strikes such particles, the path of beam becomes visible। ठीक है, the phenomenon of scattering of light by the collided particle give rise to Tyndall effect। So that is the phenomenon is seen when a beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole, जो मैंने बताया, and thus scattering of light makes particle visible। Tyndall effect can also be observed when a sunlight passes through a canopy of dense forest and tiny droplets in the mist scatter light। फॉरेस्ट में जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं, और जो हम लोग रूम में स्मोकी रूम है वहां पे स्मोक करता है टिंडल इफेक्ट। अगर डस्ट पार्टिकल्स है तो डस्ट पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो दैट्स अबाउट टिंडल इफेक्ट। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, व्हाई इज दिस स्काई ब्लू। अब स्कैटरिंग का हम लोग एक्चुअल एप्लीकेशन देख रहे हैं, वैसे टिंडल इफेक्ट भी स्कैटरिंग का एक्चुअल एप्लीकेशन ही है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यार स्काई ब्लू क्यों होता है। अब मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ जिसकी कम होती है वो ज्यादा अच्छे से मॉडिफाई होता था। अब ये मॉडिफाइड टर्म में मैं बार बार बोल रहा हूँ, मॉडिफाई में दोनों की बात कर रहा हूँ, मतलब डिस्पर्शन की भी बात कर रहा हूँ, यानी डिस्पर्शन मतलब डेविएशन की भी बात कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्कैटरिंग की भी। ठीक है, तो बेसिकली अगर कम वेवलेंथ होगी तो वो ज्यादा डेविएट भी करेगा और ज्यादा उसका स्कैटरिंग भी होगा। तो इसलिए क्या होता है बच्चों, जो सनलाइट हमको आती है, जो सनलाइट
बेसिकली जो एटमॉस्फेयर में सनलाइट आती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे लाइट को नहीं कर पाते हैं स्कैटर, ठीक है। तो किसको स्कैटर कर पाते हैं? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ कम किसकी होती है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू की। इन इस पार्ट की बेसिकली जो स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है उसको हम लोग लीस्ट वेवलेंथ पार्ट बोलते हैं, जो कि जिसको हम लोग ब्लू से डिनोट करते हैं। तो ब्लू जो है वो लीस्ट वेवलेंथ वाली होती है, उसको रिफ्रैक्ट उसको स्कैटर करता है अपना पार्टिकल्स, एंड दैट इज व्हाई द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। तो ये देखो, ये सनलाइट है, सनलाइट आ रही है और यहाँ पे लाइट ऑफ ब्लू, लिटिल ऑफ ब्लू लाइट स्कैटर्ड, तो यहाँ पे ब्लू लाइट स्कैटर हो गई, ठीक है। ये देखो स्कैटरिंग हुआ है, मतलब गोइंग ब्लू पार्टिकल्स आर नाउ गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यहाँ भी वैसे ही स्कैटरिंग हुई है, ब्लू पार्टिकल्स आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, और फाइनली जब ये ब्लू पार्टिकल्स ये पूरे स्कैटर होके पूरे हमको दिखते हैं, तो ये पूरे स्कैटर हो गए। So the sky appears to be blue because there are scattered blue particles in the atmosphere. That is why the sky appears to be blue. ये पूरा इसका थ्योरी है, ठीक है। The scattering of blue component, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, as I always mention, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको स्टडी कर सकते हो। This can also act as notes, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेस द ब्लू कलर ऑफ स्काई। मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव स्मॉलर वेवलेंथ देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। मतलब विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है उससे कम होता है इस क्योंकि वो वेवलेंथ किसकी होती है? वो एवरेज वेवलेंथ, मतलब वो वेवलेंथ किसकी होती है? रेड, ब्लू, ये सबको कंबाइन करके जो वेवलेंथ आती है वो हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। लेकिन उसमें अगर ब्लू लाइट की हम लोग देखें तो ब्लू की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। तो जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है उसको तो स्कैटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो किसको स्कैटर कर सकते हैं? जिसकी वेवलेंथ कम है। वो किसकी होती है? ब्लू की होती है। तो they are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue end, ठीक है, एंड दैट ऑफ द रेड एंड। तो रेड एंड की तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है तो उसको स्कैटर नहीं कर सकते। ब्लू एंड की जो होती है वेवलेंथ उसको स्कैटर कर देते हैं। Thus when light sunlight passes through the atmosphere, the fine particles of air scatter the blue light more strongly than the red. The scattered blue light enter our eyes. तो यही हो गया, ब्लू ज्यादा स्कैटर हुई और वही हमारे आईज में एंटर कर रहा है। इसके बाद क्या आता है? Why the sun appears to be red एट सनराइज एंड सनसेट। जल्दी से बता देता हूँ इसको, देखिए जल्दी से क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट अभी जो ब्लू वाला था ना वो जाना नहीं चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। सन बेसिकली बच्चों जब हॉरिजन पे होता है, मतलब कि जब सनराइज और सनसेट के टाइम पे कहां पता है? नियर दी हॉरिजन। तो ये मान लो अर्थ है और यहाँ पे हमारा सन है, मतलब नियर दी हॉरिजन है, बिल्कुल नियर दी हॉरिजन। क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना होता है सनलाइट को हम तक पहुंचने के लिए। जब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है ना, तो जो ब्लू लाइट होती है वो पहले स्कैटर आउट हो जाती है उस डिस्टेंस को कवर करने में, क्योंकि दैट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ब्लू लाइट पहले स्कैटर कर गई। अब ब्लू लाइट स्कैटर कर गई तो बच क्या गया? हमारा रेड पार्ट बच गया। तो रेड पार्ट रीचेस अस, क्योंकि ब्लू पार्ट जो है वो स्कैटर कर चुका ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है। तो जो बचती है वो रेड पार्ट होती है, एंड दैट इज व्हाई जो कलर ऑफ सन होता है, जो कि एक्चुअली व्हाइट लाइट है, वो हमको रेड अपीयर होती है। और वही जब हमारे जस्ट ओवरहेड होता है तो डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो कोई स्कैटरिंग होती नहीं है, तो दैट व्हाइट लाइट कम्स टू अस एज इट इज, ठीक है। तो लाइट फ्रॉम सन नियर द हॉरिजन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंसेस इन अर्थ। तो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटीज भी ज्यादा होती हैं और लार्जर डिस्टेंस होता है। तो जब तक लाइट हम तक पहुंचता है ऑब्जर्वर तक, ये देखो 3 ऑब्जर्वर हैं, 1 2 3, तो इन तक पहुंचा तो भाई क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे। तो ब्लू लाइट तो स्कैटर्ड अवे हो गई, तो पहुंची क्या? तो रेड स्पेक्ट्रम, मतलब ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसका जो ब्लू पार्ट होता है वो तो स्कैटर कर गया, स्कैटर्ड। तो यही पार्ट हम तक पहुंचेगा जो कि क्या होता है? रेड, येलो, ऑरेंज। अब इनको जब आप कंबाइन करते हो तो जो कलर फॉर्म होता है, रेड का जो पार्ट होता है वो हमें दिखता है, ठीक है। और यही दिस इज द रीजन द सन अपीयर्स टू बी रेड एट सनराइज एंड सनसेट, बिकॉज एट दैट टाइम सन इज नियर द हॉरिजन। अब ये हमारा एप्लीकेशंस भी कंप्लीट होते हैं। अब जो जस्ट पार्ट बचता है ह्यूमन आई, उसका डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, आपके टेक्स्ट बुक्स का ये डायग्राम है। इसको क्या करो, आप बस समझ लो कैसा होता है, क्या होता है आई के बारे में, ठीक है। तो तो ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये डायग्राम है, इसको आप देख लो, इसको आप प्रैक्टिस कर लो। इसकी कुछ पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिलेरी मसल्स, क्रिस्टलाइन लेंस, बट देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू रेटिना, ऑप्टिक नर्व एंड विट्रियस ह्यूमर। तो ये सब पार्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ ह्यूमन आई के बारे में, क्योंकि ह्यूमन आई को आपको एक्सप्लेनेशन मतलब डायग्राम आपको अगर समझ में आ गया तो आप उसको एक्सप्लेन कर लोगे, आई नो दैट, ठीक है। तो जो पहला इंसिडेंट लाइट होता है, जो वो जहां पे स्ट्राइक करता है उस पार्ट को हम कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया ये है, ये पूरा कॉर्निया होता है, यहाँ से ये पूरा
ठीक है, तो ये दिस इज अ थिन, बेसिकली यू एक्ट लाइक अ थिन लेंस, ठीक है। तो द फर्स्ट रिफ्रैक्शन दैट ऑकर्स व्हेन ह्यूमन लाइट एंटर्स द लाइट एंटर्स द ह्यूमन आई इज एट द कॉर्निया। तो कॉर्निया इज द फर्स्ट इंटरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉर्निया इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जहां पे हमारा रिफ्रैक्शन होता है। इसके बाद क्या होता है, द लाइट नाउ कमिंग हियर, नाउ अब आती है आइरिस। Iris are nothing but some muscular, there are some muscles here, and what they do is to control the size of pupil. So iris of pupil are related term. Iris are the muscles that controls the size of pupil. Pupil की size कैसे control होता है, तो that expands और contracts the pupil। और pupil contract और expand क्यों होता है, क्योंकि प्यूपिल का फंक्शन ये होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट को हमको अलाउ करना है पास करने का आपके आई से। आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे ना, आप एक डार्क रूम में रहो, ठीक है, तो डार्क रूम में आपकी प्यूपिल जो होती है बहुत एक्सपैंड कर जाती है, बिकॉज नाउ इट इज अलाउइंग मोर एंड मोर लाइट टू कम इनटू योर आई, ठीक है। आप एकदम से डार्क रूम से निकल जाओ, एकदम इमीडिएट, मतलब ऑल ऑफ सडन आप एक डार्क रूम से निकल जा रहे हो एक लाइट फील्ड रूम में, आप देखो, आप तो ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आप किसी और पर्सन को ऑब्जर्व कर सकते हो, उनकी प्यूपिल इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, क्योंकि ये इतना ज्यादा जो चेंज हुआ ना, डार्क सडनली डार्क एकदम लाइट हो गया, तो द प्यूपिल गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो जो एक्सपैंड हुई थी प्यूपिल वो जस्ट शॉर्ट हो जाती है कि नाउ लाइट हैज टू, उसको बैलेंस करने के लिए अब लाइट का अमाउंट जो एंटर कर रहा है आई को वो कम हो जाता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल। आफ्टर प्यूपिल हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस अगेन डज द, यहाँ पे लेंस की तरह ये वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट होता है। सो इट जस्ट एक्ट्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ टू फॉर्म द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोकल लेंथ यहाँ पे एडजस्टेबल होता है हमारे ह्यूमन आई का, ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कई बार कई डिस्टेंसेस पे होते हैं ना, तो हर बार इमेज हमको मिलनी चाहिए। दैट इज व्हाई दिस क्रिस्टलाइन लेंस टेंड्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ टू मेक द थिंग्स विजिबल टू ह्यूमन आई, ठीक है। ओके, अब ये हो गया कॉर्निया, सबसे पहला इंटरफेस हो गया जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। प्यूपिल हो गया जहां पे अलाउ कर रहा है कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा। प्यूपिल को जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है वो आइरिस का होता है, एंड देन हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट को करता है। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस लाइट रेज फॉल ऑन रेटिना। रेटिना पे ये, तो रेटिना एक्ट एज अ स्क्रीन बच्चों। रेटिना जो होती है हमारी आई की स्क्रीन होती है जहां पे इमेज फॉर्म होता है। आई में जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। ये अलग बात है कि हमको वर्चुअल इमेज दिखता है, नॉर्मली क्या होता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमको दिखता नहीं है, ठीक है, ठीक है, वो स्क्रीन पे ले आनी पड़ती है। तो दैट इज व्हाई रेटिना एक स्क्रीन होती है। तो आप बोलोगे इन्वर्टेड इमेज बनी रेटिना पे तो हमको क्यों सीधा दिखता है, दैट इज व्हाई ऑप्टिक नर्व इज गिवन हियर। तो व्हाटएवर इमेज, इन्वर्टेड इमेज दैट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, दैट इमेज सिग्नल्स इज गिवन टू ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। द ब्रेन प्रोसेसेस द इमेज एंड देन वी सी द इरेक्ट इमेज ऑफ दैट, और वी सी द प्रॉपर इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और इसके बीच में एक जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है इस आई कैविटी में, और उसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। दैट इज अबाउट द ह्यूमन आई। बेसिक मैंने आपको बता दिया, बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, एंड देन द ऑप्टिक नर्व कैरीज द सिग्नल्स टू brain, and the brain processes the signals and then images form. Okay, so this is all about this chapter। ये एप्लीकेशन पार्ट था। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, ठीक है। दैट इज व्हाट हैपनिंग अराउंड अस इन डेली लाइफ। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज like this video. If you have any suggestion, mention it in the suggestions comment box. Okay, subscribe to this channel, Let's Crack 9th and 10th CBSE, so that you would be always get updated with the latest कंटेंट, लेटेस्ट कोर्स और एनी स्ट्रैटेजी और एनी जो हम स्ट्रैटेजी वीडियो बनाते रहते हैं कि आप कैसे स्कोर करो, कैसे आप इस एग्जाम को हैंडल करो, वो आपको डेली, आपको जो भी हम अपडेट करेंगे तो वो कंटेंट्स का अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये जो बेल आइकन है आपके स्क्रीन पे, उसको आपको प्रेस करना होगा, सो यू विल बी गेट नोटिफाइड विद ईच एंड एवरी वीडियो कमिंग अप ऑन द चैनल। आल्सो सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, so that if you join the telegram channel you will be notified about YouTube videos, the special classes or the quizzes that are going on in Unacademy. Okay, so thank you so much for watching this video. If you are going for the subscription, please don't forget to use code the code Srijan to get additional 10% off. That's for today. Now in the next video we'll have a complete revision of the light chapter. थोड़ा quick होगा क्योंकि अभी मैंने सारे concept पढ़ा दिए, तो quickly सब चीज को हम लोग revise कर लेंगे। Thank you so much students, have a nice day, goodbye।